स्वागत है आपका हमारे चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे ज़्यादा आपका जो महत्वपूर्ण चैप्टर है महासागरीय जल, और महासागरीय जल में इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए मैं सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पर फोकस करूंगा वो 3 मार्क्स वाले आपके लघु जो प्रश्न हैं और 5 मार्क्स वाले प्रश्नों पर करूँगा जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आ सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि महासागरीय लवणता क्या होता है। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले समझ लीजिए। जो लवणता होता है वो समुद्री जो खारा पानी होता है ना, उसको एक प्रकार से बताने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग होता है कि लवणता एक प्रकार से नमक की जो मात्रा होती है समुद्र में उसी को लवणता कहते हैं। सोडियम क्लोराइड नामक एक प्रकार से आपके जो होते हैं और क्लोराइड आपके कुछ तत्व पाए जाते हैं जो समुद्र के जल को खारा बना देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है और इसमें उपस्थित जो भी लवणता है उस शब्दावली का या इस वर्ड का जो प्रयोग होता है वो समुद्र में को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। इसका जो परिकलन है, परिकलन का मतलब होता है इसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम आपका 1000 ग्राम जो आपका लगभग 1 किलो जो आपका समुद्री जल होता है, ठीक है, उस जल में घुले हुए नमक की मात्रा के रूप में हम व्यक्त करते हैं। अब देखिए पूरे समुद्र के जल को तो आप नहीं माप सकते, इसलिए आप क्या करिएगा कि 1 किलो आपका मान लीजिए 100 ग्राम 1000 ग्राम आपका जो पानी है 1 किलो मतलब लगभग उसको आप ले लीजिए और उसमें जो भी नमक की मात्रा जितनी % पाई जाएगी वही आपकी लवणता की मात्रा होगी और इसको प्रति 1000 भाग या फिर हम लोग क्या करते हैं कि पीपीटी के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में ज़रूरी है वो है कि भाई महासागरीय मगध तट किसे कहते हैं। तो देखिए महासागरीय, तो अगला प्रश्न है महाद्वीपीय आपका मगध तट किसे कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको एक मगध तट का पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए। मगध तट का मतलब होता है डूबा हुआ, तो उसी प्रकार से इसका आंसर भी यही है कि मगध तट क्या होते हैं कि महाद्वीप के वे भाग होते हैं जो समुद्र में डूबे हुए होते हैं। क्या होते हैं? समुद्र में डूबे हुए होते हैं और महाद्वीपीय मगध तट जो कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप याद रखिएगा कि जो हमारे महाद्वीप हैं, महाद्वीप के वे भाग जो समुद्र में डूबे हुए हैं उसी को हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय मगध तट जो पानी में डूबे हुए हैं। अब इसमें एक रेंज डिवाइड की गई है, लगभग मान लीजिए अधिकतम जो गहराई इसकी होती है वो 200 मीटर होती है और सामान्यतः ढलान होता है इसका। अब देखिए इसमें प्रवणता, ढाल प्रवणता जो होती है मतलब एक प्रकार से वो 1 डिग्री या उससे भी कम हो सकती है और इसकी जो चौड़ाई है इसके ढाल पर निर्भर करती है। इसकी ढाल पर, इसका ढाल मान लीजिए जो ऐसे ढाल होगा, इसकी इस प्रकार से जो चौड़ाई है वो इस ढाल पर निर्भर करेगी कि पानी जो आ रहा है वो ढाल पर निर्भर करेगी, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप इसकी जो चौड़ाई है कुछ किलोमीटर से लेकर आपकी 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसकी जो चौड़ाई है कुछ किलोमीटर से लेकर के आप कह सकते हैं 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर भी इसकी औसत एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो औसत चौड़ाई होती है वो मात्र 80 किलोमीटर होती है और महाद्वीपीय शेल्फ तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे सेल्फ अवकाश भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए महासागरीय, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गंभीर महासागरीय मैदान किसे कहते हैं। देखिए डीप सी प्लान एक प्रकार से क्या होता है, तो इसमें महाद्वीपीय ढाल का समाप्त होते ही मंद ढाल पड़ जाती है। अब देखिए कॉमन सेंस है, पानी जल बह रहा है, जहाँ पे एक प्रकार से ढाल समाप्त हो रही है वहाँ पे ये बहुत धीमा हो जाएगा, ठीक है। तो धीमा होने के बाद क्या होता है, गंभीर महासागरीय मैदान शुरू हो जाते हैं। गंभीर मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर, ठीक है, डीप एक प्रकार से। तो गंभीर महासागरीय मैदान शुरू हो जाते हैं जो नितल मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नितल मैदान। अब इसकी विशेषता याद रखिए, आप सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसकी विशेषता याद रखिए कि एक प्रकार से जो ये गंभीर महासागरीय मैदान है ये एक विस्तृत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। विस्तृत का मतलब बहुत बड़े एक क्षेत्रफल में ये पाए जाते हैं और ढाल का 1 अंश से भी कम होता है, इसका 1 अंश से भी कम होता है। और महासागरों की जो तली होती है लगभग आप कह लीजिए 40% इन्हीं मैदानों से हमारा घिरा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो महासागर है उसका लगभग 40% जो तल है एक प्रकार से वो किससे घिरा हुआ है? गंभीर महासागरीय मैदान से घिरा हुआ है। और ये लगभग सभी महासागरों में एक प्रकार से बहुत सारे जो आपके समुद्र है उसमें उपस्थित है। तो लगभग सभी महासागरों में बहुत सारे जो समुद्रों में ये उपस्थित है एक प्रकार से, और इसकी जो गहराई है वो आपका 3000 से 6000 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न रहता है भाई कि नितल पहाड़ियाँ क्या है, मतलब सी माउंटेन क्या है एक प्रकार से। तो सिंपल आंसर इसका यही है कि जल में डूबी हुई जो एक प्रकार से पहाड़ियाँ हैं जिनको जो एक प्रकार से शिखर एक पहाड़ मान लीजिए है ना, और जल में डूबे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नितल पहाड़ियाँ बोलते हैं। अब ये क्या होती हैं? लगभग आपकी ये 1000 मीटर से अधिक एक प्रकार से ऊपर उठी हुई होती हैं, ठीक है। और समुद्री पर्वत भी इसको कहते हैं, मतलब समुद्र के अंदर एक प्रकार से जैसे पर्वत नॉर्मल होते हैं ना वैसे समुद्र के अंदर ये पर्वत होते हैं, तो इसीलिए इसको नितल पहाड़ियाँ बोलते हैं। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी, जैसे कि सम्राट शीट्स वाले जो पर्वत होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं
गायार्ड बोलते हैं। इस सभी आकृतियों का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी की प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब ये जो नितल पहाड़ियाँ बनी हैं वो ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ होगा, लावा जो निकला होगा और लावा जब ठंडा हुआ होगा और जब एक प्रकार से एक श्रृंखला का एक लगभग पर्वत सा निर्माण कर दिया होगा और वो समुद्र से मतलब पानी से एक प्रकार से उसके अंदर रह गया होगा, तो वही लगभग आप कह लीजिए उसको नितल पहाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि जल मग्र और कैनियन जो आपका शब्द है, जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये क्या होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आप एक कुछ वर्ड्स को याद कर सकते हैं, जैसे कि महासागरी जो नितल होता है वो तीव्र ढालों वाली गहरी और सकरी घाटियाँ होती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको याद कर लेना है कुछ वर्ड्स, जैसे कि इसमें वर्ड था आपका कि तीव्र ढाल है और गहरी है, सकरी मतलब बहुत बहुत छिद्दी बिल्कुल पद्दी सी लाइनें। ठीक है, तो इसी प्रकार से गार्जों का एक प्रकार से निर्माण करता था। और जलमग्र होती, अब ये जलमग्र का मतलब वही सेम सेंटेंस है, ये जल द्वारा ढकी होती हैं और ये महासागरीय मग्र ढाल और गंभीर महासागरीय जो मैदान है वहाँ पर अधिक पाई जाती हैं, जिसको एक प्रकार से शेयर्ड या बेयर्ड के अनुसार 1900 विश्व में एक प्रकार से 102 कैनियन है आपकी। और सबसे अधिक कैनियन क्वेश्चन आ सकता है, सबसे अधिक कैनियन कहाँ है, वो कौन सा महासागर है। तो याद रखिए सबसे अधिक जो कैनियन है प्रशांत महासागर में है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है। संसार में सबसे लंबे जलमग्न एक प्रकार से जलमग्न जो कैनियन है वो बेरिंग सागर में स्थित है। और बेरिंग जो है एक प्रकार से आप कह लीजिए कि प्रिविलाफ या जेमचुक में पाए जाते हैं। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कितने आपके कैनियन हैं, 102 हैं। और विश्व का सबसे प्रसिद्ध कैनियन कौन सा है, हडसन कैनियन है, जो हडसन नदी आपके मुहाने पर स्थित है एक प्रकार से, जो शुरुआत में अटलांटिक महासागर में चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, महासागरीय ढाल क्या होता है। देखिए महासागरीय जो ढाल होता है वो बेसिनों मतलब महासागरीय जो तट होते हैं आपके, ठीक है, और महासागरीय जो एक प्रकार से निमग्न होते हैं। निमग्न का मतलब वे तट जो डूबे नहीं हैं, मतलब समुद्र से डूबे नहीं हैं। ठीक है, निमग्न तट से मध्य में एक प्रकार से जो मध्य का भाग होता है उसको महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये आपका महासागर है ये, ठीक है, यहाँ बीच का भाग है जो पानी से नहीं डूबा है बिल्कुल, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, महासागरीय एक प्रकार से ढाल कह देंगे। ठीक है, और इसकी जो प्रवणता होती है वो आपकी 2 से 5 डिग्री के मध्य होती है और इसकी जो गहराई होती है आपकी 200 से 300 मीटर के बीच में हो सकती है। समुद्री टीला क्या है और इसके हमें उदाहरण देने हैं। देखिए समुद्री टीला एक प्रकार से जैसे नॉर्मल टीले होते हैं सेम वही है, बस समुद्र में ये स्थित है। तो समुद्री टीला जो है प्रकार से नुकीले शिखर वाला एक पर्वत ही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये समुद्री तली के ऊपर एक प्रकार से उठता है, ये ऊपर की ओर उठता है, लेकिन महासागरीय सतह तक नहीं पहुंच पाता है। जो महासागर की सतह होती है नीचे तक, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। और इसकी जो ऊंचाई है तली से लेकर के लगभग 3000 से आपकी 4500 मीटर हो सकती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि एम्पेरर जो एक प्रकार से समुद्री टीला है जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह में विस्तार है। हवाई द्वीप समूह जो है आपका उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके जस्ट प्रशांत महासागर के सिहाने पर या मुहाने पर एक प्रकार से स्थित है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि समुद्री जल में घुले हुए नमक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड भी आपका है इसमें क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड है, आपका सल्फेट है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और बायोनेट भी है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन सकता है कि इसमें हमारे समुद्री जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अगला जो ये प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो प्रश्न हमारा ये है कि महासागरीय जल की लवणता मतलब नमक की जो मात्रा है प्रकार से उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं और क्षैतिज वितरण का हमें बताना है। तो पहला कारण होता है स्वच्छ जल। देखिए जो महासागरीय जल होता है उसकी जो लवणता है वो स्वच्छ जल से प्रभावित होती है। मान लीजिए आपका कि समुद्र में एक हद तक पानी था और कुछ मात्रा में ठंडा पानी एक प्रकार से कह लीजिए मीठा पानी आप एक प्रकार से ऐड हो जाता है। तो अगर लवणता पहले से थी और एक अच्छा पानी जो कि लवणता उसमें नहीं है, नमक उसमें नहीं है, वो जब ऐड होगा तो कुछ मात्रा में जो लवणता है वो कम हो जाएगी। दूसरा होता है वाष्पीकरण। देखिए जिस जगह पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ लवणता ज़्यादा होती है, जहाँ वाष्पीकरण कम होता है वहाँ लवणता कम होती है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों में वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि वहाँ धूप कम होता है। और जो आपके मध्य आपका मकर है और कर्क रेखा है यहाँ पर आपकी लवणता की मात्रा ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है हमारा महासागरीय धाराएं। देखिए महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो काफ़ी मात्रा में एक प्रकार से जो लवणता है उसको प्रभावित करती हैं, ठीक है। और अगला हमारा है क्षैतिज वितरण जो लवणता का है वो किस प्रकार से है। देखिए जो क्षैतिज वितरण है आपका लवणता का वो लगभग हमें ये बताना है, यहाँ से देखिए आंसर आपको करना है
कि कर्क और मकर रेखा जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे लवणता की मात्रा सर्वाधिक है, मैंने जस्ट बताया था। और भूमध्य रेखा के निकट लवणता की मात्रा कम होती है, मतलब बीच 0 डिग्री। और ध्रुवों की ओर लवणता की मात्रा बिल्कुल कम होती है, 0 मान लीजिए प्रकार से। और हिंद महासागर में औसत लवणता की मात्रा पाई जाती है। औसत का मतलब एक नॉर्मल रेंज में, ठीक है। तो इस प्रकार से लवणता की जो मात्रा है वो मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं, महासागरों के जो तापमान है उसके वितरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं, तो इसको समझते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो पृथ्वी है और जो महासागर हैं वो सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त होते हैं, जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी से गर्म और ठंडे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि समुद्र का जो जल होता है वो सौर विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त करके गर्म हो जाता है और उसके तापमान उसका लगातार बढ़ता है। और समुद्री जल का तापमान एक साथ नहीं रहता है और यह जो है तापमान ये समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। तो आप याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो उपस्थित अन्य वस्तुएं हैं, जो कोई भी आपकी महासागर हो गई, आपकी पृथ्वी की सतह हो गई, इसको ऊष्मा जो मिलती है, ऊर्जा जो मिलती है वो सूर्य से मिलती है। और समुद्र का जो जल होता है वो सौर विकिरण से एक प्रकार से ऊष्मा प्राप्त करके गर्म होता है और जिससे इसका तापमान बढ़ता है। और समुद्री जल का तापमान एक साथ कभी भी नहीं रहता है, मतलब बदलता रहता है, ठीक है। और एक ये समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, तो पहला है आपका अक्षांश। तो आपको याद रखना है कि जो आपके लगभग आपके ये जो अक्षांश है आपके, ठीक है, बीच 0 डिग्री वाला एरिया, यहाँ पर लवणता की आपका तापमान जो होता है, तापमान यहाँ ज़्यादा होता है और लवणता भी यहाँ ज़्यादा होती है लगभग, ठीक है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लवणता की मात्रा में भी, ठीक है। प्रचलित पवनें जो होती हैं एक प्रकार से, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक प्रकार जेट प्रवाह आपकी जो है और भी जो आपकी अन्य जो पवनें होती हैं वो काफ़ी मात्रा में तापमान, महासागरों के जो तापमान है उनको प्रभावित करती हैं। अगर वो ठंडी हवाएं चल रही हैं तो एक प्रकार से जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जो जलवायु वहाँ की है उसको ठंडा करेगी। गर्म धाराएं हैं तो आसपास के रेंज को, आसपास के एरिया में वाष्पीकरण को बढ़ावा देंगी और वहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा एक प्रकार से। अगला है महासागरीय धाराएँ। जो महासागरीय धाराएं हैं आपकी, वे काफ़ी मात्रा में जो टेम्परेचर है उसको चेंज करती हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो मौसम संबंधित जो घटनाएं हैं उसको प्रभावित करती हैं। तो महासागरीय धाराएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जिन क्षेत्रों में जो आपकी ठंडी धाराएं जाती हैं वहाँ के टेम्परेचर ठंडा आपका ज़्यादा हो जाता है और जहाँ पे गर्म धाराएं जाती हैं वहाँ का मौसम गर्म हो जाता है। अगला देखिए, सीमा, एक प्रकार समीपवर्ती जो एक प्रकार से आपके स्थलखंड होते हैं वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब जो समुद्रों के निकट जो पास के एरिए होते हैं वहाँ पे जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा आपका कह लीजिए कि एक सम रहता है और समय के अनुसार वो टेम्परेचर में चेंजेस होता रहता है, अपेक्षा जो समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। दूसरा देखिए, लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा तापमान को प्रभावित करती है। मैंने आपको पहले बताया, लवणता जो होता है उन स्थानों पर होता है जहाँ तापमान, और तापमान को ये बढ़ावा भी देता है। जहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है वहाँ तापमान को बढ़ावा ये देता है। और प्लावी हिमखंड और प्लावी हिमशैल, मतलब एक प्रकार से ठंडे, अब ये क्या होता है, ठंडे एक प्रकार से आपके हिमखंड होते हैं जो क्षेत्र विशेष के तापमान को काफ़ी ज़्यादा गिरा देते हैं और इन क्षेत्रों में तापमान आपका बहुत ज़्यादा कम होता है। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि समुद्र से नीचे जाने पर तापमान किन परतों का सामना करते हैं और गहराई के साथ तापमान में भिन्नता क्यों आती है। देखिए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि समुद्र में जो हज़ारों एक प्रकार के जीव जंतु हैं वो अन्य प्रकार में समाहित हैं, मतलब एक साथ हैं, जो कि समुद्री तापमान द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे समुद्र की तापमान में भिन्नता आती है, मतलब ऊपरी सतह आपकी गर्म रहती है और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं तापमान आपका ठंडा होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। समुद्र में नीचे जाने पर निम्न परतें हमें मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी परत होती है प्रथम, फिर द्वितीय और फिर तृतीय। देखिए, जो प्रथम परत होती है वो ऊपर की ओर गर्म होगी, सिंपल है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर पड़ता है इसलिए ऊपरी परत गर्म होती है। निचला जो इसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 500 मीटर होती है और इसका जो तापमान है वो 20 से 25 आपके जो डिग्री है उसके मध्य रहता है। दूसरा जो आपका स्तर है लगभग सेकेंड लेवल, इसमें क्या होता है कि ताप प्रवणता जो आपका बढ़ है, जिसको थर्मोक्लाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो ताप प्रवणता जो है इसकी विशेषता यह है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ इसकी तीव्रता एक प्रकार से तापमान में घटना, तापमान बहुत ज़्यादा जल्दी से इसमें घटता है और इसकी जो मोटाई है वो 500 से लेकर 1000 मीटर तक होती है। तीसरा जो हमारा लेवल होता है ये स्तर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गंभीर महासागरीय जो तली होती है, ठीक है, वहाँ पर एक प्रकार से पाया जाता है और खासकर कौन से आर्कटिक और अटलांटिक जो एक प्रकार से वृत्तों में ही पाया जाता है, जिसका जो तापमान है वो 0 डिग्री के निकट होता है और ये ठंडे पानी की एक प्रकार से केवल एक ही परत पाई जाती है यहाँ पे, तो ठंडे पानी की एक परत पाई जाती है जो सतह को गंभीर महासागरीय मैदान का विस्तृत होती है और इसमें ऊर्जा जो है सीधे सूर्य से प्राप्त होती है और संचालन द्वारा नीचे भागों को प्राप्त होती है। तो यहाँ भी ऊर्जा सीधे सूर्य द्वारा ही प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जल चक्र क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जल चक्र जो है इसको बनने में आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो जल चक्र चल रहा है इसको करोड़ों वर्ष का समय लगा है, और इसमें जल अपनी अवस्था का जो स्थान है वो निरंतर बदलता रहता है। जैसे कि जल चक्र में क्या होता है कि इस महासागरों से धरातल पर और धरातल से वापस महासागरों में जल पहुंचता है। महासागरों के तल से क्या होता है कि तल से जल होता है आपका, और जल का जो है वाष्पीकरण होता है। तो महासागरों के तल से जल का वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण जो आपकी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जो पानी होता है, जल होता है, वो गैस रूप में ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और बादलों का निर्माण हो जाता है। जब बादलों का निर्माण हो जाता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं। उन धूल के कणों का वाष्पीकरण के साथ संघनन हो जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद एक बूंदों का निर्माण करते हैं, और वे बूंद बादल का निर्माण करते हैं, और बादल जो है वर्षा होती है, और वर्षा होने के बाद वो नदियों से महासागरों में पहुंच जाते हैं, और इसी को जल चक्र कहा जाता है। मतलब एक प्रोसेस जहाँ से आपके महासागर है, महासागर से आपका जो जल है, जल का वाष्पीकरण होगा, वो वाष्पीकरण होने के बाद ऊपर जाएगा, और आपकी संघनन की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें धूल के कण भी शामिल हो जाएंगे, छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होगा, बादलों का फिर निर्माण हो जाएगा। बादलों के निर्माण के बाद बादल आप कह सकते हैं टकराएंगे किसी चीज़ से, वर्षा नीचे होगी, दोबारा नदियों में आ जाएगा, नदियों का पानी दोबारा महासागरों में आ जाएगा। यही जल चक्र आपका है। देखिए इसमें हमारा अंतिम जो प्रश्न रहने वाला है वो ताप प्रवणता और एक प्रकार से आपका ताप लवणता जो वर्ड है उसको परिभाषित करने के लिए है, इसमें अंतर हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये समुद्र की गहराई में एक प्रकार से तापमान व लवणता के वितरण को ताप प्रवणता और लवण प्रवणता जो है वो उसके घोतक होते हैं, इसको दर्शाते हैं। एक तापमान को दर्शाता है और एक उसकी लवणता को, ठीक है। जहाँ तापमान व लवणता में तेज़ी से गिरावट या वृद्धि होती है ना, तो ये इनके उत्तरदायी होते हैं। और समुद्र में दोनों परतें होती हैं जो लगभग दोनों का एक रेंज है, 500 से 1000 मीटर की गहराई पर ये पाई जाती हैं। अब ताप प्रवणता क्या है, तेज़ी से गिरते हुए तापमान को बदलता है, जबकि लवण प्रवणता तेज़ी से जो लवणता को दिखलाता है। और तापमान और लवणता दोनों ही समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करते हैं, और जिसे महासागरीय जल का स्तरीकरण होता है, और उच्च घनत्व वाला जल निम्न घनत्व वाले जल के नीचे चला जाता है। जो उच्च घनत्व वाला जल है वो निम्न घनत्व वाले जल के नीचे चला जाता है, और महासागरों में जल धाराओं का जो है वो जन्म हो जाता है, और ये इसका कारण बनता है। डिस्कस कर दिए हैं, तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।